वेलकम टू मोविश क्लासेस। पिछले वीडियो तक मैं आपको बता चुका था कि किस तरह से रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है। रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के बाद जो राजा लुई 16 वो समझ जाते थे कि अब जो फ्रांस के लोग हैं जो रिवॉल्ट करना शुरू कर दिए हैं, वो अपनी ज़्यादा समय तक वो अपनी पावर को बचा नहीं पाएंगे। उसके बाद उनको उनके जो राजा थे लुई 16 के पावर को क्या मतलब मोनार्ची के पावर को डाइल्यूट करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची होता क्या। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब राजा तो रहेगा जैसे फ्रांस का ही ले लो कि फ्रांस में राजा जो है लुई 16 वो तो रहेंगे, उनकी पावर जो मोनार्ची का जो पावर बस वो पावर को लिमिट कर दिया जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची मतलब फ्रांस के जो राजा हैं लुई 16 राजा रहेंगे, लेकिन उनकी पावर जो मोनार्ची का जो पावर है उसको पावर को लिमिट कर दिया जाएगा। उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। अब क्या करेगा, जब पावर को लिमिट कर दिया जाएगा तो अब वहाँ क्या होगा, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब पावर को अलग अलग डिवाइड कर दिया। जैसे हमारा कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में है, जैसे पावर जो है डिवाइड है। पावर क्या है, लेजिस्लेटिव का काम तीन पार्ट में डिवाइड, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये तीनों पार्ट में हमारा डेमोक्रेटिक में, तो इसी तरह से वहाँ भी फ्रांस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के तहत पावर को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानते हैं कि इसमें दो तरह के सिटीजन होते हैं, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन मतलब मेन अबव 25 years हु पे टैक्सेस, मेन अबव 25 years हु पे टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर बेसिस एंटाइटल्ड टू वोट। जो मेन जिनका 25 साल से एबव हो गया और वो अपनी 3 दिन का वेतन टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं, उनके पास उनको वोट करने का अधिकार है, वो क्या कहते हैं, एक्टिव सिटीजन। जो आदमी जिनका 25 साल से एबव हो गया और जो वो टैक्स के रूप में 3 दिन का वेजेस को पे कर रहे हैं, वो क्या थे, एक्टिव सिटीजन से, और उनके पास क्या था, वोट करने का अधिकार था। और पैसिव सिटीजन जो बचे मेन और वुमेन, वो क्या पैसिव सिटीजन और उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं था। तो अब यही एक्टिव और पैसिव सिटीजन में, यही एक्टिव और पैसिव सिटीजन से ही लोग को लेजिस्लेटिव का पावर, एग्जीक्यूटिव का पावर तो नहीं, और जुडिशरी का पावर दिया गया था। एग्जीक्यूटिव का पावर क्यों नहीं दिया गया था, जैसे हमारा लेजिस्लेटिव मतलब क्या होता है, टू मेक लॉ। एग्जीक्यूटिव मतलब टू इंटरप्रेट द लॉ। तो इंटरप्रेट मतलब लागू करना। तो लागू का मतलब जस्ट लाइक हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, कैसे कोई भी कानून पे बस जो सीए बना तो उस पर बस साइन कर देते थे, उसी तरह से वहाँ के जो राजा थे लुई 16 बस उनका काम क्या था, मोहर लगाना। तो एग्जीक्यूटिव में कौन थे, राजा लुई 16, ठीक है। और जुडिशरी मतलब जज, तो वो जज कौन बना, और लेजिस्लेटिव में कहाँ के मेंबर कैसे आए उसके बारे में। एक्टिव सिटीजन में वो एक्टिव सिटीजन को अधिकार था वोट देने का, और उनमें से सबसे ज़्यादा जो टैक्स पेयर होते थे वो क्या बनते थे, इलेक्टोरल चूज होते थे। एक्टिव सिटीजन मान लो 4 से 5 लाख लोग हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो टैक्स पे करता था वो इलेक्टोरल बनते थे। अब 50,000 मैन इलेक्टोरल बने, और इलेक्टोरल में ही सबसे ज़्यादा जो टैक्स पे करते वो नेशनल असेंबली के मेंबर बनते थे, ठीक है। तो यहाँ समझ में एक्टिव सिटीजन जो क्या था, वोट करने का अधिकार था। तो एक्टिव सिटीजन जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर थे वो क्या थे, इलेक्टोरल बनते थे। और इलेक्टोरल में सबसे ज़्यादा जो टैक्स पे करता था, इसमें भी जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता था वो क्या था, नेशनल असेंबली का मेंबर बनता था। तो नेशनल असेंबली में टोटल 745 मेंबर्स होते थे, जिनमें से कुछ को मिनिस्टर बना दिया जाता था। तो नेशनल असेंबली क्या था, नेशनल असेंबली जो लेजिस्लेचर होता था। नेशनल असेंबली क्या है, लेजिस्लेचर का ऑर्गन है, ठीक है। तो अब क्या, लेजिस्लेचर तो बन गया, तो एग्जीक्यूटिव में कौन आ गया, तो एग्जीक्यूटिव में हमारे राजा किंग रहेंगे। किंग का काम क्या है कि कोई भी कानून बना है बस उनको उन पे मोहर लगाना। क्यों, उनको तो क्योंकि जो भी काम होगा वो तो होगा ही होगा, क्योंकि राजा ने जो काम होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी कानून बनाया जाएगा, वो तो उन पे उसको मोहर लगाना होगा। क्यों, क्योंकि राजा क्या था, राजा को तो अप्रूव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब वहाँ क्या हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची हो गया था, पावर को सेपरेशन कर दिया गया। तो वो क्या था, अब तो राजा को मोहर लगाना ही पड़ेगा, राजा को अब अप्रूव करना पड़ेगा। अब है क्या, जुडिशरी में। तो जुडिशरी में मतलब एक्टिव सिटीजन के वैसे लोग, एक्टिव सिटीजन में से ही कुछ लोग खड़े होते थे, और जो जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलता था वो क्या बनते थे, वहाँ का जुडिशरी मतलब जज बनते थे। ये था तो आपका फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कैसे समझ में आया, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बना, क्या हुआ, नेशनल असेंबली को कंप्लीट किया गया था। फ्रांस के नेशनल असेंबली के मेंबर कौन होते थे, थर्ड स्टेट के वो लोग जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे,
सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे और एजुकेटेड थे, वो नेशनल असेंबली का मेंबर बनते थे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था इन द ईयर ऑफ 1719 वर्ड, और उसमें क्या हुआ था, वहाँ के जो मोनार्ची का जो पावर था, मतलब किंग का जो पावर था, उनको लिमिट कर दिया गया था। ये था फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल। आई थिंक आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रांस एबोलाइसेस मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। फ्रांस एबोलाइसेस मोनार्ची मतलब फ्रांस क्या था, मोनार्ची मतलब पूरा का पूरी तरह से अब मोनार्ची सिस्टम को खत्म, जो पावर था, जो हेरिडेटरी पावर था, उसको खत्म करके उसके बाद रिपब्लिक मतलब रिपब्लिक एक इंडिपेंडेंट बन गया था। जैसे कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन के तौर पे खड़ा होगा और वो उसके बाद उसको वहाँ रूल करेगा। तो उसका सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। Louis XVI secretly planned to on overthrow of National Assembly with the King of Prussia। देखो अब क्या हुआ था कि लुइस 16 सेक्रेटली प्लान कर रहे थे कि कैसे वहाँ के फ्रांस को नेशनल असेंबली जो बनाया गया थर्ड स्टेट के पीपल के द्वारा, उसको कैसे खत्म कर दिया, कैसे भी खत्म कर दिया जाए। तो वो उन्होंने पर्शिया के साथ हेल्प से लेके वो सेक्रेटली प्लान कर रहे थे कि कैसे उनके नेशनल असेंबली पर हमला कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। क्यों खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हमारे जो लुइस 16 थे वो तो राजा थे, उन्हें तो आदत थी कि वो मोनार्ची में उनको रूल करने का आदत था। तो वो तो अब उनको अब वो पावर खत्म कर दिया गया। तो कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि मेरा पावर को खत्म कर दिया था। इसलिए और भी जो राजा थे, वो आसपास के जो राजा थे, वो उनको मदद करने लगे थे। क्यों मदद करने लगे, वो जान रहे थे कि आज फ्रांस में कल हो सके हमारे कंट्री में भी हो जाए। तो अदर्स नेबरिंग रूलर्स आर ऑल्सो हेल्प में, और भी जो आसपास के जो रूलर्स थे वो क्या कर रहे थे, लुइस 16 की हेल्प कर रहे थे। लेकिन बिफोर दिस कुड हैपन नेशनल असेंबली डिक्लेयर पास्ट अगेंस्ट प्रुसिया एंड ऑस्ट्रिया। लुइस 16 के करने से पहले ही नेशनल असेंबली क्या कर दिया था, वार मतलब रिवॉल्ट कर दिया था। किसके खिलाफ, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया के खिलाफ। ठीक है, ऑस्ट्रियन पर्शिया थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन आर्मी, और ये बहुत सारे जो नेशनल असेंबली के बहुत सारे लोग ने ये वार में ज्वाइन हुए थे। और एक सॉन्ग गाया गया था, द सॉन्ग ऑफ मार्शली, जो रॉजर डी एल्सले के द्वारा सॉन्ग बाय लिखा गया था। जो पूरे वॉलंटियर्स जो थे, इसमें जो वॉलंटियर्स थे उनके द्वारा ये सॉन्ग गाया जा रहा था वॉर में। ठीक है, तो लुइस 16 के जो प्लान किया थे कि कैसे भी नेशनल असेंबली को ओवरथ्रो कर दिया जाए, उससे प्लान करने से पहले क्या किया, नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था। तो अब एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि ऑस्ट्रिया क्यों लुइस 16 की मदद कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे ये आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पता है कि लुइस 16 का ससुराल कहाँ था, ऑस्ट्रिया। उन्होंने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी की थी, इसलिए ऑस्ट्रिया उनको मदद कर रहा था। तो ये जब होने से पहले फिर से रेवोल्यूशन, फर्दर डिमांड ग्रेटर पॉलिटिकल, फिर रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के बाद फिर पॉलिटिकल डिमांड करने लगे। उन्होंने डिमांड करने लगा, एक थर्ड स्टेट के लोग उन्होंने डिमांड करने लगा इक्वल वोटिंग राइट टू वीकर सेक्शन। सबको उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया कि इक्वल वोटिंग राइट मिलना चाहिए वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, वीकर सेक्शन के सोसाइटी ने एक पॉलिटिकल क्लब ऑर्गेनाइजेशन करने लगा था, क्योंकि अब वहाँ जो था मोनार्ची सिस्टम सारा खत्म हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोग वहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने लगे। तो एक उन्हीं में से फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लब था, क्या था, जैकोबिन क्लब। ठीक है, यहाँ तक आपको कम समझ में आ गया होगा कि फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, और उसके बाद फ्रांस एबोलाइज मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब जो है जैकोबिन क्लब क्या है, कौन है जैकोबिन क्लब, ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जैकोबिन क्लब गॉट इट्स नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ संत जैकब इन पेरिस। ठीक है, देखिए कॉन्वेंट क्या, पहले ये जानते हैं कॉन्वेंट क्या होता है, वो बताता हूँ मैं पहले। कॉन्वेंट मतलब जहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है उसको कॉन्वेंट किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्वेंट किया गया, इसी के चलते, ठीक है, उस क्लब का नाम क्या दिया गया था, संत जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब, संत जैकोबिन का ये रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म जहाँ पे किया जाता है उसको हम कॉन्वेंट बोलते हैं। तो एक तो जैकोबिन क्लब का नाम कैसे पड़ा, तो ये रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता था संत जैकोबिन इन पेरिस में, तो उसी के नाम पे ये क्लब का नाम रखा गया था जैकोबिन क्लब। ठीक है, अब जो मेंबर्स थे मेनली फ्रॉम लेस प्रोग्रेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो जैकोबिन क्लब के मेंबर जो थे वो
जैकोबिन क्लब का जो मेंबर बने था वो कोई जरूरी नहीं कि उसमें कोई जैकोबिन क्लब का मेंबर बनने के लिए कोई भी मेंबर बन सकता था, लेकिन इस ज़्यादातर इसमें लोग वो वही मेंबर थे जो समाज के मतलब फर्स्ट स्टेट के, सेकेंड स्टेट के और थर्ड स्टेट के सबसे लोअर सेक्शन, मतलब जो सबसे प्रोस्पेर, मतलब जो सबसे जो सबसे ज़्यादा पुअर है वो लोग इस क्लब के मेंबर बनते थे। ठीक है, जो समाज के सबसे निचला हिस्सा में होता था वो इस क्लब का मेंबर बनते थे। और इस लीडर कौन थे इस जैकोबिन क्लब के? मैक्समिलियन रॉबर्ट्सपियर। इस क्लब का जैकोबिन क्लब का जो लीडर था वो कौन थे? मैक्समिलियन रॉबर्ट्सपियर। जैकोबिन क्लब का कुछ ड्रेस कोड होता था, वो ड्रेस कोड क्या है? लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, मेन वो रेड कैप, जो एक जैकोबिन क्लब का एक ड्रेस कोड होता था। ड्रेस कोड में क्या था कि वहाँ के जो लोग थे वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, जो हम लोग देखते हैं मूवी देखे होंगे जैसे लगान में, तो वो जो अंग्रेज लोग कैसे ट्राउजर पहनते थे, उसमें ट्राउजर में इस तरह से लाइनिंग किया रहता था, वो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे। और मेन पहनते थे क्या? रेड कैप। रेड कैप क्या किस चीज़ का साइन था? लिबर्टी का, क्योंकि अभी भी वहाँ वुमेन को लिबर्टी नहीं दिया गया था। ठीक है, इसलिए मेन रेड कैप पहनते थे, क्योंकि रेड कैप क्या था? लिबर्टी का साइन था। ठीक है, दे वर नोन एज सैंड क्लोचेज, दोज विदाउट नी ब्रीचेज। मतलब जैसे हम लोग फिल्म में देखते होंगे कि वो जो अंग्रेज लोग जो है वो ट्राउजर के साथ साथ वो जो बूट पहनते थे घुटने तक का, तो वो बूट जैकोबिन क्लब के मेंबर नहीं पहनते थे। क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ के जो फ्रांस के लोग से वो जो राजा लुई 16 के जो लोग से वो डिफरेंट मानते थे, क्योंकि वो एक सबसे पहले बात बताते हैं कि जो जैकोबिन क्लब जो बनाया गया था ये थर्ड स्टेट के लोग ही बनाए थे। ये वो लोग थे जो समाज के सबसे निचला, थर्ड स्टेट, फर्स्ट या सेकंड स्टेट, ये समाज के सबसे निचला स्तर पे जो आते थे वो उनके द्वारा ये क्लब को फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, तो हमारा जो नेशनल असेंबली फॉर्म किया वो थर्ड स्टेट के लोग फॉर्म किए थे। उसमें कौन थे? वो उसमें से वो लोग थे जो थोड़ा प्रोस्पेरस थे और जो एजुकेटेड थे। तो वो जो नेशनल असेंबली और जैकोबिन क्लब में थोड़ा सा मतभेद हो गया था। कैसे हुआ समझ में आ गया? क्योंकि वो नेशनल असेंबली फॉर्म करने के बाद भी वहाँ पे वोटिंग राइट नहीं मिला था, सबको इक्वल वोटिंग राइट सबको नहीं मिला था। जो सबसे ज़्यादा टैक्स पे करता था उन्हीं को वोट करने का अधिकार मिला था। इसलिए जैकोबिन क्लब का फॉर्मेशन हुआ था। जैकोबिन क्लब के फॉर्मेशन में इसमें इसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर। उसके बाद यहाँ सारे जो समाज के जो सबसे निचला स्तर पे लोग थे ये जैकोबिन क्लब के वो मेंबर्स बनते थे। तो यहाँ जैकोबिन क्लब का ड्रेस कोड था लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, मेन वो रेड कैप, और जो वहाँ के आदमी थे वो रेड कैप पहनते थे, क्योंकि रेड कैप क्या था? लिबर्टी का साइन था। और उनको दे वर नोन एज सैंड क्लचेस। सैंड क्लचेस मतलब क्या होता था कि जो नी ब्रीचेज, जो बूट वगैरह होता था, जैसे ये ट्राउजर के साथ बूट भी पहना जाता था, लेकिन जैकोबिन क्लब के मेंबर ये बूट नहीं पहनते थे। वो क्या थे? वो नेशनल असेंबली से अपने आप को डिफरेंट मानते थे। ये था आपका जैकोबिन क्लब के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया? सैंड क्लोचर मतलब बूट, जो समझ में आ गया क्लियर आपको? अब यहाँ इसका सेकेंड पार्ट क्या है? इन द समर ऑफ 1798। अब सेकेंड पार्ट में जाते हैं तो क्या हो रहा है? जैकोबिन क्लब धीरे धीरे पावरफुल होते जा रही थी, जो अब नेशनल असेंबली को जो अब नेशनल असेंबली से लड़ सकती थी, नेशनल असेंबली का बराबर कर सकती थी। ठीक है, जो पेरिस वेयर आर्म्ड बाय शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। अब क्या हुआ? पेरिस में क्या हुआ कि जो पेरिस के लोग थे वो गुस्सा हो गए थे। क्यों गुस्सा हो गए थे? क्योंकि वहाँ का जो फूड सप्लाई था वो शॉर्ट हो गया था, फूड का शॉर्टेज हो गया था, क्योंकि खाने की कमी थी, फूड शॉर्टेज था, और जो फूड आता था उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा हाई आता था, जिसके कारण से लोग पेरिस के लोग गुस्सा हो गए थे। पेरिस वे एंग्री होना चाहिए। पेरिस वे एंग्री विद बाय शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड। क्योंकि जो लोग थे वहाँ के जो क्यों हो गए तो गुस्सा, पता चल गया कि वहाँ का फूड सप्लाई कम हो गया था। फिर वहाँ का जो फूड, जितने भी फूड थे उनका प्राइस को क्या कर दिया गया था? हाई कर दिया गया था। लोगों को पता चल गया था। फिर लोगों के बीच में फिर क्या हुआ? रिवोल्ट बाय देम अंडर जैकोबिन। फिर रिवोल्ट कर दिया गया था। क्यों रिवोल्ट किया गया था? जैकोबिन क्लब के द्वारा रिवोल्ट कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ जो एरिस्टोक्रेट के पीपुल जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? फूड को स्टोर कर रहे थे। आपको पहले ही पार्ट में बता दिया गया था कि जो वहाँ के राजा वगैरह थे वो क्या कर रहे थे? धीरे धीरे फूड को स्टोर कर रहे थे। तो वहाँ रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था।
रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था जैकोबिन अंडर द जैकोबिन का। लोगों को पता चला कि एरिस्टोक्रेट के मतलब राजा महाराजा के जो है फूड को स्टोर कर रखा था। जैकोबिन क्लब के प्रेशराइज करते हुए अब हर सिटीजन जिनको उम्र ऑल ऑफ देम मेन 21 ईयर्स एवव गॉट राइट टू वोट। अब क्या हुआ, जैकोबिन क्लब को प्रेशराइज किया गया, अब हर सिटीजन जिसकी उम्र 21 साल है और इससे ज़्यादा सबको वोट करने का अधिकार मिल गया था, क्योंकि रिवॉल्ट हो गया था। रिवॉल्ट क्यों हुआ था आपको पता है कि तो जैसे ही सबको पता चला कि वहाँ के एरिस्टोक्रेट मतलब राजा महाराजा के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, फूड को स्टोर कर रहे थे। उन्होंने राजा महाराजा पे हमला करना शुरू कर दिया था। उनको वहाँ के जो जितने फूड स्टोर थे उसको सब जो पैलेस था उस पैलेस पे हमला करके वहाँ से फूड स्टोर को निकाल दिए, वहाँ के सैनिक वगैरह को मार दिए गए थे। उसके बाद क्या, सारे जो मेन हैं जिनकी उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा उन सबको वो एक वोटिंग राइट मिल गई थी। ठीक है, अब क्या वोटिंग राइट मिल गया। अब तो क्या हुआ, अब तो सबको वोटिंग राइट मिल गया। अब इलेक्शन होगा तो जो इलेक्शन होने के बाद जो इलेक्टेड बॉडी बन के आएंगे वो क्या करेंगे, कन्वेंशन मतलब न्यू असेंबली का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, न्यू असेंबली बनेगा, फिर फ्रांस बिकम रिपब्लिक। उसके बाद क्या होगा, अब जाके फ्रांस रिपब्लिक होगा। पहले रिपब्लिक हुआ लेकिन क्या हुआ था, जिसमें थर्ड स्टेट के जो सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर वगैरह थे उनको सिर्फ वोटिंग करने का राइट मिला था, लेकिन रियल मायने में अब जाके फ्रांस रिपब्लिक बना था। अब जाके नो हेरिडेटरी पावर हुआ, सारे जो जितना भी वंशानुगत का जो पावर था, हेरिडेटरी पावर था, वो पावर को खत्म कर दिया गया था। ये था। अब सबसे यहाँ तक आपका जैकोबिन क्लब क्लियर हो गया है। ठीक है, अब पूछेगा कि अब व्हाट हैपेंड टू लुई सिक्सटीन के साथ क्या हुआ। तो लुई 16 क्या हुआ, सेंटेंस टू डेथ अगेंस्ट द चार्ज ऑफ ट्रेजन। अब लुई 16 को देशद्रोह का सजा मिल गया था, उनको मृत्यु की सजा मिल गई थी। क्यों मिली थी, क्योंकि उन्होंने देशद्रोह का साजिश किया था। याद है क्यों किस साजिश किया था, क्योंकि वो अदर किंग के लुई 16 क्या सिक्योरिटी प्लान कर रहे थे, क्या प्रूसिया ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर नेशनल असेंबली के साथ ओवरथ्रो कर दें, तो जिसके कारण उनको देशद्रोह का सजा मिला था और उनको फांसी की सजा दी गई थी। और 21 जनवरी को उनको मृत्यु फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक अब आपका क्लियर हो गया। आज हमने 3 टॉपिक क्लियर किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, फ्रांस एवलाइज मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। अब यहाँ पर रिपब्लिक नहीं हुआ था, रिपब्लिक कब हुआ, जैकोबिन क्लब्स के लोग ने पूरी तरह से रिपब्लिक बनाया था फ्रांस को, क्योंकि इसी क्लब के द्वारा ही सारे पीपुल, चाहे वो किसी भी क्लास से किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते, चाहे वो गरीब है अमीर है, सबको इक्वल वोटिंग राइट मिला था। इसके बाद ही फ्रांस क्या हुआ था, रिपब्लिक बना था। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आप लोग यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग को एक और बात बताता हूँ, कल आप लोग का मैं इस चैप्टर से रिलेटेड अब तक का जहाँ तक मैंने पढ़ा है वहाँ तक के लिए एक लाइव वीडियो में जूम एप्लीकेशन के द्वारा आप लोगों को सबको मालूम है, आप लोग का डाउट मैं क्लियर करूँगा कल 12 या 1 बजे के करीब। तो आप लोग सभी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले। ठीक है, आपको लिंक भेज दिया जाएगा फिर से। ठीक है, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।